हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया कि इंडिया में फोरेंसिक साइंस कैसे डेवलप हुआ, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज कैसे डेवलप हुई, है ना। तो धीरे धीरे करके ये डेवलप हुई, बहुत सारे डिविजन्स पहले बने, उसके बाद फिर फोरेंसिक लैब्स ओपन हुई। आज के लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताते हुए चलूंगी, ठीक है। ये सारे के सारे लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आपको देखना है। एंड अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो CUET PG 2025 फोरेंसिक साइंस के लिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा विद यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग इन वन कोर्स। सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट मैसेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन CUET PG फोरेंसिक साइंस 2025 के लिए, जिसका पेपर कोड है SUP 13। अभी तक सारे के सारे स्टूडेंट्स को पेपर कोड तो याद हो ही गया होगा फोरेंसिक साइंस का, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहला इन्वेंशन जो हुआ था, सबसे पहली लैब जो ओपन हुई थी वो थी केमिकल एग्जामिनर लैब। सो सबसे पहले डेवलप हुई केमिकल एग्जामिनर लैब। केमिकल एग्जामिनर लैब 1849 को डेवलप करी गई मद्रास प्रेसिडेंसी पे, ठीक है। तब हमारा देश आज़ाद नहीं था, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी। 1849 की मैं बात कर रही हूँ। मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था मद्रास का एरिया, और वहाँ पे ही केमिकल एग्जामिनर लैब ओपन करी गई थी, है ना। सो 18th एंड 19th सेंचुरी के अराउंड बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग के केसेस बढ़ने लगे थे, और ये ज़रूरत महसूस होने लगी थी कि कोई ऐसी लैब होना चाहिए, कोई ऐसी लैब होनी चाहिए जो कि इन पॉइजन्स को, इन केमिकल्स को आइसोलेट कर सके, डिटेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके। तो इसी वजह से केमिकल एग्जामिनर लैब 1849 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ओपन करी गई। इसी तरीके की सिमिलर लैब कैलकाटा में ओपन हुई 1853 को, आगरा में ओपन हुई 1864 को, और बॉम्बे में ओपन हुई 1870 को, ठीक है। डिफरेंट ईयर में ये ओपन हुई, क्योंकि इन्होंने फिर बहुत अच्छा परफॉर्म भी करा। आइसोलेशन होने लगा, डिटेक्शन होने लगा, और पॉइजनिंग के केसेस धीरे धीरे करके कम होने लगे, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे भी ये ओपन होने लगी, ठीक है। इसके बाद जो टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन है वो प्रॉपरली डेवलप हो सका। ये जो लैब्स थी, जो केमिकल एग्जामिनर लैब थी, ये इक्विप्ड होती थी किसे हैंडल करने के लिए, टॉक्सिकोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, विसरा को एनालाइज करने के लिए, इसके अलावा और भी अदर फूड एनालिसिस के लिए, केमिकल एनालिसिस के लिए इन केमिकल एग्जामिनर लैब्स का उपयोग किया जाने लगा था, ये यूज़ करे जाने लगे थे। इस वजह से डिफरेंट प्लेसेस पे और भी केमिकल एग्जामिनर लैब ओपन हुई। ये सबसे पहला स्टेप था, अभी तक कोई फोरेंसिक लैब नहीं थी, ठीक है। ये धीरे धीरे करके ओपन हुई। केमिकल एग्जामिनर लैब सबसे पहले डेवलप हुई। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये फोरेंसिक साइंस के स्पेस में। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनकी BSc फोरेंसिक साइंस से नहीं है, उन सभी को मैं बता दूं, देखो एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो बना था जिसमें बॉडी मेजरमेंट ली जाती थी, ठीक है। ये एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर आता है, एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री, मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट लेना किसका? ह्यूमन बॉडी का। जो एंथ्रो वर्ड है वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन और ह्यूमंस, और ह्यूमन बॉडी का जब आप मेजरमेंट लेते हो तो हम उसे कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। जो एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो था वो ह्यूमन मेजरमेंट लेता था, मतलब लोगों का मेजरमेंट लिया जाता था आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। उस आदमी को पहचानने के लिए उसकी बॉडी का मेजरमेंट लेता था कि भाई हाथ कितना लंबा है, फोरहेड कितना लंबा है, फेस कितना लंबा है, आपका स्कल कितना लंबा है, एवरीथिंग, पूरी बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता था ताकि उनका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। फिंगरप्रिंट के पहले की बात है, जैसे ही फिंगरप्रिंट साइंस डेवलप हुआ, ये जो एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो है ये बंद हो गया, और जो एंथ्रोपोमेट्री है वो भी प्रैक्टिस नहीं करी जाती थी फिर, है ना। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है बर्टलॉन सिस्टम के नाम से। क्यों? क्योंकि जो अल्फोंसे बर्टलॉन थे वो ही थे इसके इन्वेंटर, और इसे हम कहते थे बर्टलॉन सिस्टम, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो विद इन्वेंशन ऑफ बर्टलॉन्स एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम इन 1878 इंडिया अडॉप्टेड द सिस्टम। सो इन 1892 एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो स्टार्टेड एट कैलकाटा टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, ठीक है। कब ये शुरू हुआ? जो एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन है 1878 में शुरू हुआ, और
इंडिया में ये कब प्रैक्टिस किया जाने लग गया? 1892 में प्रैक्टिस किया जाने लग गया। सो जो फादर है एंथ्रोपोमेट्री के वो कौन है? अल्फोंसे बर्टलॉन, बहुत ज़्यादा फेमस है। जब ये सिस्टम शुरू हुआ था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, सब कोई ही इसे हर देश के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एंड दुनिया के आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम्स थे उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम को एक्सेप्ट करा था और इसी वजह से ये बहुत फेमस भी हुआ था एट दैट टाइम। ठीक है, सो 1892 में अडॉप्ट किया था इंडिया ने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम। और एंथ्रोपोमेट्री ब्यूरो कहाँ ओपन हुआ था? कैलकाटा में ओपन हुआ था। सो कैलकाटा में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रूल था, बहुत ज़्यादा, खैर पूरे इंडिया में ही ब्रिटिश रूल था, बट मैं कैलकाटा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कैलकाटा उनका सेंटर होता था, है ना, वहाँ से वो मैक्सिमम चीज़ें ऑपरेट करते थे। इसलिए आप देखोगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे आप फॉरेंसिक साइंस की तो बहुत सारी चीज़ें कैलकाटा और बंगाल के आसपास के आपको सराउंडेड लगेगी। ठीक है, सो कैलकाटा में 1892 में एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो ओपन किया गया, अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट बात आएगी फिंगरप्रिंट ब्यूरो की। सो फिंगरप्रिंट ब्यूरो जैसे ही शुरू हुई एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेना हमने बंद कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक था। हमें ये पता लग गया था कि जो फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, मतलब जो फिंगरप्रिंट है वो थ्रू आउट लाइफ नहीं बदलते। जो बॉडीली मेजरमेंट है, जो बॉडी का स्ट्रेचर है, जो सिस्टम है, वो किसी भी एक्सीडेंट या फिर डिजीज की वजह से चेंज भी हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, बट जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होते हैं। एंड इसी वजह से फिंगरप्रिंट ब्यूरो ओपन हुआ। और दो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, जिन्होंने लीड करा इस सेक्शन को। इनके असिस्टेंट थे खान बहादुर अजीजुल हक, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करा 1024 के पैटर्न में। इसके साथ ही साथ जो राय बहादुर हेमचंद्र बोस थे उन्होंने इस सिस्टम को एक्सटेंड करा सब क्लासिफिकेशन देके। हम जब 10 डिजिट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1025 वाला सिस्टम क्या होता है। हम आज की डेट में पूरे देश में, पूरी की पूरी दुनिया में यही फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी भी यूज किया जा रहा है। जो हेनरी थे, एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये जो सिस्टम है, जो एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम है, उसको रिप्लेस कर दो फिंगरप्रिंट सिस्टम से, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है और ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए देगा। इस वजह से उसे रिप्लेस कर दिया गया। एंड कैलकाटा में 1897 में ये ब्यूरो शुरू हुआ, फिंगरप्रिंट ब्यूरो शुरू हुआ। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा में 1897 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो डेवलप हुआ। जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे वो पुलिस ऑफिशियल थे और जो खान बहादुर अजीजुल हक और राय बहादुर हेमचंद्र बोस थे उनके असिस्टेंट थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स की बात करेंगे। ये कब ओपन हुआ? 1898 में। सबसे पहला हेडक्वार्टर नागपुर में डेवलप हुआ। जितने भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए लैब ओपन करी गई थी। इसके 5 रीजनल ऑफिस भी डेवलप हुए। कहाँ कहाँ डेवलप हुए? कैलकाटा, ग्वालियर, बॉम्बे, मद्रास, आगरा। ठीक है, अलॉन्ग विथ 3 सब ऑफिशियल सेक्शंस। कहाँ कहाँ? शिवकाशी, गोमिया, आसनसोल, ये सारे डेवलप हुए। ठीक है, इसके बाद कौन सा सेक्शन डेवलप हुआ? देखो अभी छोटे छोटे सेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। लास्ट में जब फॉरेंसिक लैब बनेगी तो बहुत सारे डिविजन एक ही लैब के अंदर आ जाएंगे, तब वो फॉरेंसिक लैब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट शिमला। ये क्या होते थे? ये ना पोस्ट हुआ करते थे, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो इस टाइम तक ना बहुत सारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्रिएट होने लगे थे। अब मैं उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड फॉरेंसिक से नहीं है उनको बता दो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है। वो डॉक्यूमेंट जिसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अगर लेट्स से आप अपना मुझे सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, बोल रहे हो मैम देखो ये मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, मुझे XYZ सर ने साइन करके दिया, मैं बोलूँ कि ये तो उनका साइन ही नहीं है, ये साइन तो नकली है, ये पेपर तो ऑथेंटिक ही नहीं है, तो उस पेपर, उस सर्टिफिकेट के क्वेश्चन लग गया है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन लग गया, तो आप क्या करोगे कि नहीं मैम मैं प्रूव करूंगा। उसके बाद फिर आप मल्टीपल चीज़ों के थ्रू उसे प्रूव कर देते हो, तो फिर वो हम समझेंगे कि भाई ऑथेंटिक है। सो इसी तरीके से जो कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद के पेपर, चेक्स पे जो सिग्नेचर होते हैं, चेक में जो इन्फॉर्मेशन हैंड राइटिंग होती है, सो अगर उनको प्रूव करना पड़ता है तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आती है। सो उस समय पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जो इंडियन थे ना, जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते थे, डिफरेंट हैंड राइटिंग का यूज़ करते थे ताकि वो पकड़ में ना आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लैब ओपन करी, जिसे बोला गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट शिमला। इसे बाद में शिफ्ट किया गया था सबसे पहले, ये कहाँ पे,
ओपन हुई थी, बंगाल में ओपन हुई थी एंड ये 1904 में बंगाल में ओपन हुई एंड 1906 में शिमला में शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लैब जिसको हमने बोला था गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। अब इसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो बंगाल में थी उसके थे मिस्टर CR हार्मलेस, और जो शिमला में शिफ्ट हुए वो थे मिस्टर ब्रूस्टर। इन्होंने लीड करा था इस लैब को। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पोस्ट हुआ करती थी। सो 1910 में सीरोलॉजी क्या होता है? सीरोलॉजी बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन या बॉडी फ्लूइड एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। मतलब बॉडी फ्लूइड कम्स अंडर सीरोलॉजी। LOG इज द साइंटिफिक स्टडी एंड सीरो का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ठीक है, नाउ ये कब डेवलप हुई? ये भी डेवलप हुई कैलकाटा में 1910 में, ताकि बायोलॉजिकल एविडेंसेस को एनालाइज किया जा सके। और उसकी पोस्ट को हमने क्या बोला? इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल नेम्स आपको दिए जाएंगे और बोलेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको चेंज किया गया और इसको बोला गया ऑफिस आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे चेंज किया गया और बोला गया ऑफिस टू द सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फुटप्रिंट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो 1915 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर फुटप्रिंट को बढ़ावा मिला। मतलब फुटप्रिंट को देख के क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाने लगा और ये किसके अंदर डेवलप हुआ? CID बंगाल के अंदर डेवलप हुआ। जो सर SM एडवर्ड थे उन्होंने अपनी बुक में जो बॉम्बे सिटी पुलिस नाम से थी उसमें ये रिकॉर्ड करा कि किस तरीके से इंडियन पुलिस फुटप्रिंट एंड शू प्रिंट को यूज करके क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर रही है, ये प्रैक्टिस कैसी होती है। इसके बाद ओपन हुआ नोट फॉर्जरी सेक्शन। सो जो करेंसी नोट थे, ताकि फॉर्जरी ना हो, किसी भी तरीके का नकली नोट प्रोड्यूस ना करा जा सके, इस वजह से ये सेक्शन डेवलप हुआ CID में। और CID कहाँ थी? बंगाल में, तो बंगाल की CID के अंदर ये डेवलप हुआ इन 1970। इसके बाद इन्होंने अपने खुद के लैब्स ओपन कर लिए ताकि किसी भी तरीके की काउंटर फीटिंग को रोका जा सके और फॉर्ज करेंसी नोट्स मतलब नकली करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। और उसके बाद हम आएंगे बैलिस्टिक्स लेबोरेटरी में। सो 1930 में बैलिस्टिक लेबोरेटरी ओपन हुई। बैलिस्टिक्स का मतलब क्या? बैलिस्टिक्स के अंदर आप पढ़ते हो गन्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, है ना। मतलब गन्स कैसे चलती हैं, आप डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें बैलिस्टिक्स के अंदर आती है। बहुत सारी फिजिक्स बैलिस्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, सो जो आर्म्ड एक्सपर्ट थे वो अपॉइंट करे गए और एक स्मॉल बैलिस्टिक लैब ओपन करा गया अंडर कोलकाता पुलिस फॉर फायर आर्म एग्जामिनेशन। फायर आर्म इज नथिंग बट एनी गन, राइफल और कोई भी ऐसी चीज जो बंदूक हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक सेक्शन इन क्रिमिनल डिपार्टमेंट। यहाँ से मेजर स्टेप आया 1936 में, एक साइंटिफिक सेक्शन ओपन करा गया CID के अंदर जिसमें बहुत सारे डिवीजन थे, है ना, जिसमें बुलेट्स का आइडेंटिफिकेशन हो रही थी, कार्ट्रिज केसेस का आइडेंटिफिकेशन हो रहे थे, फायर आर्म्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा था और ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, एक साइंटिफिक सेक्शन बना। इसके बाद सबसे पहले स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ओपन हुई। कहाँ? हमारा फेवरेट प्लेस कैलकाटा में 1952 में। ठीक है, पर 1952 में फंक्शनल नहीं था। फंक्शनल कब हुआ? 1953 में कंप्लीटली फंक्शनल हो गया। बहुत सारे डिविजन्स, मेडिको लीगल डिविजन्स, केमिकल एग्जामिनर लैब, सारे इसमें ही शिफ्ट कर दिए गए। एंड उसके बाद 1955 में फिजिक्स यूनिट भी इसमें शुरू हो गया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मतलब CFSL ओपन हुई कैलकाटा में ही 1957 में। और इसमें बहुत सारे डिवीजन थे। ये सबसे पहली फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्शन बनी फॉरेंसिक लैब की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले स्टेट फॉरेंसिक लैब बनी, फिर सेंट्रल फॉरेंसिक लैब बनी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब। स्टेट फॉरेंसिक लैब तो बहुत सारी है, यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते। मैंने किसी भी CUET PG पेपर में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड MCQ नहीं देखा है, बट हाँ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से रिलेटेड MCQ आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाटा कलेक्ट करा गया है वो जो ऑथेंटिक डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस का, उससे हमने उसकी
PDF से हमने रेफर करा है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारे रेट्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, तो उन्हें आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ? कैलकाटा में डेवलप हुआ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब इन 1957, ठीक है। इसे हम CFSL कहते हैं, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। सो सबसे पहली CFSL कहाँ ओपन हुई? कैलकाटा में 1957 में। हैदराबाद में भी एक CFSL है, ये 1967 में डेवलप हुई। चंडीगढ़ में भी एक CFSL है, 1972 में डेवलप हुई। दिल्ली में भी CFSL है जो 1966 में ओपन हुई थी बट फंक्शनल नहीं थी, 1968 में फंक्शनल हुई। गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में 2011 में तीनों प्लेसेस पे 2011 में ही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब ओपन हुई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन कि भाई 3 ऑप्शन ऐसे प्लेसेस के होंगे जहाँ पे CFSL है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव CFSL, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। अभी ट्रेंड ही यही है कि विच इज़ नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हड़बड़ी में क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। एग्जामिनेशन देते समय आराम से काम हो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो ताकि किसी भी तरीके के आप मिस्टेक को अवॉइड कर सको, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हो सो जॉइन आवर क्लासेस, लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव लेसन्स हो जाएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारा नोट फॉलो करोगे ना तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, इतना स्पेशली क्राफ्टेड है फॉर CUET PG एग्जामिनेशन। यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए CUET PG फॉरेंसिक साइंस क्रैक करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास की लिंक मिल जाएगी। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो हमारे WhatsApp सपोर्ट नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारी वीडियोस देख लेना। बाय बाय एवरीवन।